इवनिंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज से हम लोग सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। सिंथेसिस बड़ा ही रोचक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पहले हम सिंथेसिस को समझते हैं कि सिंथेसिस है क्या चीज, सिंथेसिस को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो कहा गया है कि सिंथेसिस द combination of a number of simple sentences into one new sentence is called synthesis। मतलब कई सिंपल सेंटेंस को एक नए सेंटेंस में बदलना, चाहे सिंपल में बदले, चाहे कंपाउंड में बदले, चाहे कॉम्प्लेक्स में बदले, उसको हम लोग सिंथेसिस कहते हैं, जिसको हिंदी में संयोजन कहा जाता है। मतलब कई वाक्य एक साथ जोड़ के हम लोग एक नया वाक्य बनाते हैं। तो इंग्लिश में वही सिंथेसिस कहलाता है, जिसमें कई सिंपल सेंटेंसों को हम लोग जोड़ के या तो सिंपल बनाते हैं, या तो कंपाउंड बनाते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो पहले सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को भी समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस किसको कहेंगे और कॉम्प्लेक्स किसको कहेंगे और कंपाउंड किसको कहेंगे। तो सिंपल सेंटेंस देखिए, कहता है सेंटेंस दैट हैज ओनली वन वर्ब। वन वर्ब से अच्छा तो ये रहेगा कि हम कहें वन फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब। अब ये एक मुश्किल आ जाती है कि ये भाई फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब अगर होता है तो दूसरा क्या है। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, दो तरह के वर्ब है। फाइनाइट वर्ब का मतलब वो वर्ब जो अपने सेंटेंस, जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार अपने फॉर्म को बदले। जैसे हम कहते हैं ही प्लेज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है ही, तो उसके साथ प्लेज लगाया हमने, प्ले के साथ एस जोड़ के सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब भी लगाया। लेकिन दे प्ले, दे प्ले, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया, तो उसके साथ प्ले ही लगा। तो कहने का मतलब है वो वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलता है, उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से के अनुसार नहीं बदलता है, उसका फॉर्म वही रहता है, उसको हम लोग नॉन फाइनाइट कहते हैं। तो खैर आगे उस पर चर्चा करेंगे। तो एक सेंटेंस जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ न्यूयॉर्क एकेडमी, तो इसमें वर्ब कहाँ है, ये बी फॉर्म का वर्ब है एम, और कोई वर्ब इसमें नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। टेंस के अनुसार भी बदलता है फाइनाइट वर्ब। जैसे अगर यही होता he was या I was, चलिए आई की ही बात करते हैं। तो I was ए स्टूडेंट ऑफ न्यूयॉर्क एकेडमी, मैं न्यूयॉर्क एकेडमी का एक छात्र था, एम लगा दिया तो प्रेजेंट में हो गया। तो यही बी फॉर्म, बी वर्ब ही इसमें मेन वर्ब है और एक ही वर्ब है, इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहेंगे। राम सीता लक्ष्मण रिटर्न्ड अयोध्या, राम सीता लक्ष्मण रिटर्न्ड अयोध्या, मतलब राम सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस आ गए। तो वर्ब एक ही है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस। तो सेंटेंस में अगर एक ही फाइनाइट वर्ब है तो उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस के नाम से जानेंगे। कंपाउंड सेंटेंस देखते हैं। कहता है कंपाउंड सेंटेंस इज दैट, a compound sentence is that who has a compound sentence is that which has two or more independent clauses connected by a coordinating conjunction। तो कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट मतलब जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अपना अर्थ देने के लिए वो स्वतंत्र हैं, लेकिन
एक कंजंक्शन से दोनों जुड़े हुए हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर कनेक्टेड हो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से तो उसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखते हैं, शी वर्कड हार्ड। खाली इस सेंटेंस को बोला जाए, उसने कठोर परिश्रम की, उसने कठोर परिश्रम किया, और सी फेल्ड, वह असफल हो गई। ये दोनों अपना अपना अर्थ देने के लिए स्वतंत्र हैं। एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के ऊपर निर्भर नहीं करता अपने अर्थ को देने के लिए, लेकिन फिर भी एक कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। द बॉय वॉज डिसऑनेस्ट, लड़का बेईमान था, एंड सो द टीचर पनिश्ड हिम, और इसलिए शिक्षक ने उसे दंडित किया। तो यहां देखिए, द बॉय वॉज डिसऑनेस्ट, लड़का डिसऑनेस्ट था, मतलब ईमानदार नहीं था। लड़का ईमानदार नहीं था, ये पूर्ण अर्थ देता है। द टीचर पनिश्ड हिम, शिक्षक ने उसे दंडित किया, ये भी अपना पूरा अर्थ देता है, लेकिन कंजंक्शन से यहां जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो कहता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ ए मेन क्लॉज एंड ए सबऑर्डिनेट क्लॉज कनेक्टेड टू ईच अदर विथ ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी दो या दो से अधिक सेंटेंसों से मिलकर बनता है, लेकिन इसमें कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है। कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और एक डिफरेंस और है, यहां दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, दोनों क्लॉज एक दूसरे का अर्थ देने के लिए किसी पर निर्भर नहीं करते, लेकिन यहां पे डिपेंडेंट होते हैं, एक क्लॉज दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। जैसे ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी, उसने स्वीकारा कि वह दोषी है। तो उसने स्वीकारा, चलिए इसकी बात करें। उसने स्वीकारा, क्या स्वीकारा जब तक नहीं बोलेंगे उसका अर्थ कंप्लीट नहीं होगा। और खाली बोले दैट ही वॉज गिल्टी, कि वह दोषी था, तो भी कि वह दोषी था, तो की के पहले क्या है ये भी समझना जरूरी है, यह भी जानना जरूरी है। हमारा वाक्य डिमांड करता है कि के पहले क्या है। तो इस तरह से एक जो वाक्य होता है वह अपने अर्थ को पूरा करने के लिए दूसरे वाक्य के मीनिंग पे निर्भर करता है, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। जैसे द ट्रेन विल लीव, ट्रेन निकल लेगी, एज सुन एज द मेल अराइव्स, जो ही डाक पहुंचता है। तो यहां पे देखिए कंजंक्शन के रूप में एज सुन एज का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजों को हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं, इसलिए उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो कंजंक्शन के बारे में मैं कंजंक्शन वाले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपको इसमें थोड़ी डाउट हो तो कंजंक्शन वाले वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस पर आइए। तो सिंथेसिस ये है कि दो या दो से अधिक सेंटेंसों को एक साथ जोड़ दें, तो उसको हम लोग सिंथेसिस कहते हैं। जोड़ने के बाद हम उसे सिंपल भी बना सकते हैं, कंपाउंड भी बना सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। अब एक एक चीज को बारी बारी से, एक एक चीज को ठीक से पढ़ेंगे। तो देखिए, अब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये हम लोग थोड़ा देखते हैं। ये हर टीचर का समझाने का अपना अपना तरीका होता है। मैं भी इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से उसको समझने की कोशिश कीजिए।
तो पहला तरीका तो ये होता है कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग दो सिंपल सेंटेंसों को जोड़ के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो पार्टिसिपल हम लोग जानते हैं कि पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसको लिख दे, प्रेजेंट पार्टिसिपल दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल ये कैसे बनाते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। और हिंदी में इसका अर्थ निकाले तो करके, जैसे वह शो करके। तो ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनाते हैं और इसके हिंदी में अर्थ जब निकालते हैं तो करके हो जाता है। पास्ट पार्टिसिपल जो है ये वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वही पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे ब्रेक है तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, तो ब्रोकन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। सॉरी, यहां पे हम लोग करते हुए ये अर्थ निकलेगा और वहां पे परफेक्ट पार्टिसिपल में करके। तो यहां पे मैंने कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं और इन सेंटेंसों को पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस में बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे। वह कूदा, वह भाग गया। ज्यों कूदा त्यों भाग गया। भाई कोई उसका पीछा कर रहा है, ज्यों कूदा, दीवार कूदा, भाग गया। तो इस तरह का अर्थ आता है, मतलब एक वर्ब होने के तुरंत बाद दूसरा वर्ब होता है। तो एक वर्ब होने के तुरंत बाद दूसरा अगर वर्ब होता है तो उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ते हैं और पहले जो वर्ब हुआ है उस वर्ब को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं। तो पहले वह कूदा तब भागा, तो जंप्ड जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, जंपिंग, जंपिंग अप, ही रैन अवे। कूद कर वह भाग गया, तो जंपिंग अप ही रैन अवे। तो इस तरह से एक क्रिया ज्यों हो उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो, तो पहले होने वाली क्रिया को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। अब कहोगे कि भाई ये आपने सब्जेक्ट को क्या किया, यहाँ सब्जेक्ट क्यों नहीं है? भाई यहाँ तो सब्जेक्ट था, यहाँ का सब्जेक्ट क्या हुआ? तो सब्जेक्ट भी दोनों सेंटेंसों में सेम होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़े जाने वाले वाक्यों में सब्जेक्ट सेम होते हैं। और जब ये जंप वर्ब था तब इसको एक सब्जेक्ट की आवश्यकता थी, लेकिन अब तो ये वर्ब नहीं रहा ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब की सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो दो बात याद रखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ने के लिए, कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम हो और एक वर्ब होने के तुरंत बाद दूसरा वर्ब हो, तो हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। आगे दूसरे सेंटेंस पे बढ़ते हैं। यहां देखिए, आई शॉ ए फॉक्स, मैंने एक फॉक्स देखा।
इट वॉज चेजिंग ए रैबिट, वह एक खरगोश को दौड़ा रही थी, पीछा कर रही थी। यहां पे तो मैंने बताया कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम होता है, लेकिन यहां देखिए दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज है जिससे कि इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही जोड़ा जाना है। जैसे आई शॉ ए फॉक्स, इसका जो ऑब्जेक्ट है ए फॉक्स, उसी के लिए दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट लगा है। तो ऐसा अगर हो कि एक ऑब्जेक्ट के लिए ही दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट सेम हो गया, तो वहां पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे और इसको लिखेंगे आई शॉ ए फॉक्स चेजिंग ए रैबिट। मैंने एक फॉक्स को, खरगोश को पीछा करते हुए देखा, खरगोश का पीछा करते हुए देखा। जैसे मान लीजिए आई शॉ ग्रेप्स, इट वॉज हैंगिंग ऑन द ब्रांचेस। मैंने अंगूर देखा, वह अपने बेलों पर लटके हुए थे। तो उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लगेगा, क्योंकि ग्रेप्स और इट, ग्रेप्स इसका ऑब्जेक्ट और उसका सब्जेक्ट सेम है। तो आई शॉ ग्रेप्स हैंगिंग ऑन द ब्रांचेस। तो इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस देखिए, ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, वह खेल से थक गया। ही सैट डाउन टू रेस्ट, वह आराम करने के लिए बैठ गया। तो इसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहां पे वह पहले तो खेल से थका, उसके बाद आराम करने के लिए बैठा। तो इसमें जो वर्ब है वॉज लगा है, तो इसको हम कर सकते हैं बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, मतलब खेल से थक कर he sat down to rest. Being tired of play, he sat down to rest. तो इसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट सेम है। और दूसरी बात यह भी हो सकती है, इसको पास्ट पार्टिसिपल से भी बनाया जा सकता है। जैसे खाली ये बीइंग हटा दीजिए और टायर्ड ऑफ प्ले ही शट डाउन किया जा सकता है। और मतलब जो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम करते हैं उसको हम एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, I saw a man behind the temple. He was wounded. मैंने एक आदमी को मंदिर के पीछे देखा, वह घायल था। तो देखिए ये जो हमारा वर्ब वुंडेड है, किसको बता रहा है, किसके लिए है, मैन के लिए। तो इसको, उस वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल के रूप में इसके एडजेक्टिव की तरह हम प्रयोग कर सकते हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है।
तो उस तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तो इसको लिखेंगे आई शॉ ए वुंडेड मैन बिहाइंड द टेम्पल। कैसा मैन देखा? वुंडेड मैन देखा। तो मैन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव के जैसा बिहेव कर रहा है। और इस तरह से दोनों वाक्यों का मीनिंग एक वाक्य में आ गया। मैंने घायल आदमी को मंदिर के पीछे देखा। तो इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के तरह करते हैं। उसके बाद ये देखिए, द वर्कर्स फिनिश देयर जॉब। मजदूरों ने अपना काम खत्म कर लिया। दे लेफ्ट फॉर होम। वो घर को निकल पड़े। तो पहले एक वर्ब कंप्लीटली होगा, एक वर्ब कंप्लीटली पूर्ण रूप से होगा, और उसके बाद दूसरा वर्ब होगा। और तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? इसको हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं? हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क अब ये दे किसके लिए लगा है? द वर्कर्स के लिए। द वर्कर्स लेफ्ट फॉर होम। तो यहां भी देखिए, मेन वर्ब तो यही रहता है, फाइनाइट वर्ब वही है। ये हैविंग फिनिश तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल गया। तो इस तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं कि एक काम पूर्ण रूप से अगर खत्म हो जाए और उसके बाद दूसरा काम हो, तब हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं, इसको हम यहां से हटा देते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, द पोस्टमैन shorted the letters. He delivered them. मतलब पोस्टमैन ने, डाकिया ने पहले पत्रों को छांटा। तो पूरी तरह से छांटने का काम जब हो जाएगा, उसके बाद वो डिलीवर करेगा, उसके बाद वो ले जाके प्रत्येक व्यक्ति को बांटेगा। तो यहाँ पे एक काम, एक क्रिया पूरी तरह से हो जाने के बाद दूसरी क्रिया होती है। तो इसको हम लिखेंगे हैविंग shorted the letters अब ये ही किसके लिए लगा है? पोस्टमैन के लिए। द पोस्टमैन डिलीवर्ड देम। तो इस तरह से ये हम पार्टिसिपल समझे। पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी लगा के, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वही पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो एक क्रिया होने के साथ साथ दूसरी क्रिया हो, एक वर्ब होने के साथ साथ दूसरा वर्ब हो, तो वहां पे हम लोग
जनरली प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और यहां भी मतलब एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो तब भी हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग इस तरह से करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम देखेंगे सेंटेंस में। जो हमारा कोई ना कोई वर्ब किसी ना किसी नाउन के बारे में कुछ बताता हुआ मिलेगा, तो उस वर्ब के थर्ड फॉर्म को उस नाउन के पहले एडजेक्टिव के तरह प्रयोग करके हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, जैसे यहां पे किया गया है। उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल में ये देखते हैं कि एक क्रिया पूरी तरह से जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद दूसरी क्रिया होती है, तो हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए जाते हैं, जैसे यहां पे सेंटेंसों में आपने देखा। तो ये एक तरीका था सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए, एक तरीका था क्या, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। 5 तरीके हैं, उन तरीकों को भी देखते हैं। तो पहला तो हमने देख लिया, बाकी के 4 को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अब जो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के जो तरीके थे उनको और पढ़ाने का इरादा तो मेरा था, लेकिन टाइम सीमित होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। और ये आप लोगों को एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन भी बताना था। ये 10-10 प्रीपोजिशन एक वीडियो में दे रहे हैं। इनसे होगा क्या, आप लोगों की वोकैबुलरी भी थोड़ी बढ़ेगी और प्रीपोजिशन, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का भी ज्ञान होगा। तो इसलिए आगे नहीं बढ़े, फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे सिंपल सेंटेंस को। एग्री विथ समवन का मतलब किसी व्यक्ति से सहमत होना। एग्री विथ समथिंग मतलब किसी चीज से या किसी योजना से सहमत होना। अकिन टू का मतलब के जैसे होना। अलार्म्ड एट मतलब किसी चीज पर स्तब्ध हो जाना या किसी चीज से स्तब्ध हो जाना, ये अलार्म्ड एट का मतलब है। अलाइन टू मतलब किसी चीज से अनजान या अनभिज्ञ होना। एलिगेंस टू मतलब वफादार या पक्ष में होना। अलायंस विथ तो अलायंस का तो अभी इस दौर में खूब आप लोग सुनते होंगे अलायंस। जैसे अलायंस माने गठबंधन, किसी से संधि होना या किसी से संबंध होना। जैसे इंडिया में 28 पार्टियों का अलायंस था, लेकिन उसमें से कुछ पार्टियां टूट गई, तो इस तरह से एनडीए में भी कई पार्टियों का अलायंस है। तो अलायंस विथ का मतलब किसी से संधि होना या किसी से संबंध होना। अल्टरनेटिव टू इसका मतलब का विकल्प होना, इसका भी आप लोगों ने सुना ही होगा अल्टरनेटिव टू। एम्बिशन फॉर मतलब किसी चीज का लक्ष्य बनाना, किसी चीज का लक्ष्य होना। एमेनेबल टू का मतलब इच्छा होना या इच्छुक होना। तो इसी के साथ आज ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट तो जरूर कीजिए। और सब्सक्रिप्शन के लिए तो रोज ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, सब्सक्रिप्शन के लिए, लाइक के लिए, इसलिए आज नहीं करेंगे, अब वो आपके ऊपर छोड़ते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।